नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए। सबसे बड़ी इकाई आप लोगों को दोस्तों बता दें तो वो होती है लोकसभा का चुनाव। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव की सबसे छोटी इकाई होती है भारत में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जैविक संसाधन का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे वन, यानी कि जंगल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जैविक संसाधन का उदाहरण है वन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, बतानी है कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, सही अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन को सांप्रदायिकता कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य में दोस्तों विधान परिषद नहीं होता है। बाकी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, ये तीनों राज्य में विधान परिषद है। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जिस राज्य में विधान परिषद है, लेकिन दोस्तों गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? दोस्तों, बतानी है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, किसका उपनाम है। तो आप लोग याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से मनुष्य में रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से मनुष्य में रतौंधी होता है, जो रात में नहीं दिखता है, आंखों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस। यहां पे है दोस्तों ऑप्शन ए में बेरी बेरी। तो बेरी बेरी से आप लोग याद रखेंगे ये विटामिन बी की कमी से होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है ऑप्शन बी में रिकेट्स। तो रिकेट्स दोस्तों ये एक सूखा रोग कहा जाता है, रिकेट्स को सूखा रोग कहा जाता है और ये विटामिन डी की कमी से होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है ऑप्शन सी में टाइफाइड। तो ये एक बुखार है, आप सभी को पता होगा। और विटामिन ए की कमी से तो आप लोग याद रखेंगे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य एक प्राणी है। बतानी है कि मनुष्य एक प्राणी है, किस प्रकार का प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य एक प्राणी है सामाजिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों,
बिहार की स्वीकृत प्रथम राज्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, बिहार की स्वीकृत प्रथम राज्य भाषा है हिंदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। बात करें दूसरी स्वीकृत राजभाषा की, तो वो है उर्दू। दोनों इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और हिंदी जो है ये स्वीकृत प्रथम राज्य भाषा है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। बतानी है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे आर्यभट्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों बतानी है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 6 वर्ष का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कुल 6 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? बतानी है कि इनमें से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे चाय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चाय दोस्तों खाद्य फसल के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि ये नगदी फसल में आता है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नगदी यानी कि कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आता है चाय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब बने थे? दोस्तों बतानी है कि बिहार में पहली बार श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब किए थे? तो आप लोग याद रखेंगे सन 2000 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। सन 2000 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम श्री नीतीश कुमार जी दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे, आप लोग याद रखेंगे। तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं और भारत में किसी राज्य का सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री दोस्तों यही हैं। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। हालांकि अब बिहार के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। कौन बने हैं आप सभी को पता होगा, सम्राट चौधरी। तो सबसे पहले श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कब बने थे बिहार के? तो आप लोग याद रखेंगे सन 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सीएनजी गैस मुख्य रूप से बनी है। दोस्तों बतानी है कि सीएनजी जो गैस है इसका प्रमुख घटक क्या है, किस गैस से बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है मीथेन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह, तो आप लोग याद रखेंगे बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो आप सभी याद रखेंगे बिरसा मुंडा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। बतानी है कि जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है इसका क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो वो है पृष्ठ तनाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध रचना पूस की रात की रचनाकार कौन है? आप सभी को दोस्तों पता होगा, पूस की रात आप लोग पढ़े होंगे। तो बतानी है कि जो पूस की रात रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध रचना पूस की रात के रचनाकार कौन है? तो आप सभी याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? कौन सा तत्व? तो ऑप्शन ए में है इसका सही उत्तर पारा, यानी कि मरकरी। आप लोग याद रखेंगे, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में होता है। ये दोस्तों तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति कहां से शुरू हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि बिहार में 1857 ईस्वी की जो क्रांति है ये बिहार में कहां से शुरू हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। बतानी है दोस्तों कि पावर अर्थात शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा वाट, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं। वैषम, वैषम से मतलब है दोस्तों यहाँ पर कक्ष, चैम्बर। मनुष्य के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे मनुष्य के हृदय में, हार्ट में कितने वैषम होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 4 होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों बतानी है कि लोहे में जंग लगना ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लोग याद रखेंगे ये रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। दोस्तों बतानी है कि किस काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो आप लोग याद रखेंगे पूरा पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पूरा पाषाण काल दोस्तों, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है। इसी काल में दोस्तों पत्थर के औजार लोग इस्तेमाल करते थे। पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, इसीलिए इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। बतानी है कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1498 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। यहां पे बात हो रही है सिंदूर फैक्ट्री की किस जिले में, बिहार के किस जिले में। तो आप लोग याद रखेंगे लखीसराय, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार के लखीसराय जिले में दोस्तों सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार राज्य के राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों यहां पे बात हो रही है बिहार राज्य के राजकीय पक्षी कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे घरेलू गौरैया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य के राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे घरेलू गौरैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे रोहतास जिला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रोहतास जिला दोस्तों बिहार का सबसे साक्षर जिला है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बतानी है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है।
तो आप लोग याद रखेंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर पड़ता है। कहां पड़ता है? रेटिना पर। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना भाग पर पड़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, लोहे की वस्तु में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न को हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। और दोस्तों बेसिक लेवल के प्रश्न है, आप लोगों को अवश्य ही याद रखनी चाहिए। लोहे की वस्तु में जंग लगने पर उसके भार में जो परिवर्तन होता है वो होता है बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोहे की वस्तु में जंग लगने पर उसके भार में परिवर्तन क्या होगा? तो उसका भार जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे लोहे की वस्तु में जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।